हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जीके जीएस में हम आपको बताते हैं डेली 15 क्वेश्चन, जो कि आपको बता दें कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हम आपको बता दें 15 जीके जीएस के जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको एक बात और हम बता देते हैं कि अगर आप लोग प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि आपका एसएससी जीडी हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, यूपीएसआई हो गया और कांस्टेबल हो गया, तो आप लोग इनकी परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और ज़्यादा पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपको बता दें डेली एक दो वीडियो डेली अपलोड करते हैं इस चैनल पर। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। मोर है कि सारस है, कबूतर है कि तोता है। तो जो आपका राज्य पक्षी है क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें सारस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारस हो जाएगा। वहीं पर अगर पूछा होता है उत्तर प्रदेश के जगह पे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा, तो आपको याद रखना मोर। कौन सा हो जाता, मोर हो जाता। इसमें क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी मतलब राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा, तो आपको बता देना है सारस। क्या हो जाएगा, सारस। और वहीं पर अगर हम पूछते हैं कि जो आपका राष्ट्रीय पक्षी मतलब राजकीय पक्षी है मतलब किस वर्ष घोषित किया गया था कि जो उत्तर प्रदेश का है राजकीय पक्षी सारस ही होगा, तो आपको याद रखना है सन कौन सा होगा, तो आपको याद रखना है 2014। कौन सा सन होगा, तो आपको बता दें जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है 2014 में सारस को घोषित किया गया था। और आपको एक बात और बता दें कि जो सारस पक्षी है दुनिया का सबसे मतलब विश्व का सबसे तेज लंबा उड़ने वाला पक्षी हो जाता है। क्या हो जाता है, तो जो सारस है विश्व का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी हो जाता है। तो आप लोग इसको भी याद कर लेना। और अगर हम पूछते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा, तो मोर। अगर राजकीय पक्षी पूछ रहा है तो आपको याद रखना है सारस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारस हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, क्रिकेट है कि हॉकी है, कबड्डी है कि बैडमिंटन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो आपको बता दें हॉकी। क्या हो जाएगा, तो जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है हॉकी। क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा आपका राष्ट्रीय खेल। अगर हम यही देखते हैं कि जो हॉकी है खेल किस व्यक्ति से संबंधित है, तो आपको याद रखना है मेजर ध्यानचंद। या एक तरह से और घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि जो मेजर ध्यानचंद है किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है हॉकी से। किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना है हॉकी खेल से। जो कि कौन संबंधित है, तो आपको बता देना है मेजर ध्यानचंद। और वहीं पर अगर हम एक क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं कि राष्ट्रीय खेल को किस सन में संबोधित मतलब किया गया था, तो आपको याद रखना है 1928 में। किस सन में, तो आपको याद रखना है 1928 में हॉकी को राष्ट्रीय खेल के रूप में अपनाया गया था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश में चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो आपका चित्रकूट शहर है किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी की, मंदाकिनी नदी की, यमुना नदी की, गोमती नदी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बता देना है जो चित्रकूट है किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको याद रखना है मंदाकिनी। कौन सा नदी हो जाएगा, तो आपको याद रखना है मंदाकिनी नदी। और वहीं पर हम बात करते हैं जो मंदाकिनी नदी है, चित्रकूट शहर है भगवान राम के वनवास से मतलब जुड़ा है, आपका धार्मिक स्थल है जो कि। तो आपको ये भी याद कर लेना है कि जो भगवान राम के वनवास के जुड़ा आपका धार्मिक स्थल है किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है मंदाकिनी, जो कि चित्रकूट में आपका पड़ता है। और आपको बता दें कि जो मंदाकिनी है आपका किस क्षेत्र में आपका पड़ता है, तो आपको याद रखना है यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में आपका मंदाकिनी नदी पड़ता है। किस क्षेत्र में, तो आपको याद रखना है बुंदेलखंड में, यूपी के क्षेत्र में। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है,
भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो जो आपका संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1945 में कि 1946 को 1947 को 1948? किस वर्ष आपका गठन हुआ था? तो आपको बता देना है 9 दिसंबर 1946। किस वर्ष? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर। किस तारीख को? तो आपको याद रखना है तारीख 9 दिसंबर। कौन सा हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। और वहीं पर हम पूछते हैं कि जो पहला आपका मतलब 1946 में जो गठन हुआ था आपका संविधान सभा, उस टाइम अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस टाइम के क्या थे? तो आपको याद रखना है अध्यक्ष थे। और वहीं पर अगर हम एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि जो संविधान स्वीकार किया गया था किस तारीख को किया गया था और किस वर्ष? तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को। किस वर्ष? तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को जो संविधान है आपका, इस संविधान को स्वीकार किया गया था, मतलब स्वीकार किया गया था। और गठन आपका 9 दिसंबर 1946 में गठन किया गया था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश लखनऊ का प्रसिद्ध भूल भुलैया किस स्मारक का हिस्सा है? तो कौन सा स्मारक हो जाएगा? बड़ा इमामबाड़ा कि रूमी दरवाज़ा कि छोटा इमामबाड़ा कि हुसैनाबाद क्लॉक टावर? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको बता दें कि जो बड़ा इमामबाड़ा का हिस्सा है, क्या है? जो बड़ा इमामबाड़ा का हिस्सा है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा भूल भुलैया किस स्मारक का हिस्सा है? तो आपको याद रखना है बड़ा इमामबाड़ा। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? बड़ा इमामबाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं पर हम देखते हैं कि जो बड़ा इमामबाड़ा है किसने बनवाया था? तो आपको याद रखना है किसने बनवाया था? तो नवाब आसफ उद दौला ने। किसने बनवाया था? तो नवाब आसफ उद दौला ने बनवाया था बड़ा इमामबाड़ा को। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहना, इसमें हम आपको 15 क्वेश्चन लिए हैं जीके जीएस के, जो कि आपका भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, और अच्छा लगेगा तो आप लोग एक लाइक तो ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 6 नंबर 1857 के विद्रोह में लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? रानी लक्ष्मीबाई की, बेगम हसरत महल की, तात्या टोपे की, मंगल पांडे? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? तो जो आपका 1857 का विद्रोह हुआ था लखनऊ में किसने मतलब नेतृत्व किया था? तो आपको याद रखना है बेगम हजरत महल। क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल, जो कि आपको बता दें कि जो अवध के नवाब थे, नवाब ताजीब क्या थे? ताजिद अली शाह की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? जो बेगम हजरत महल है, तो आपको बता दें जो अवध के नवाब ताजिद अली शाह की पत्नी थी। कौन थे? बेगम हजरत। तो उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है? उत्तर प्रदेश में सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो आपका सोनभद्र है किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला खदान के लिए कि चीनी मिल के लिए कि रेशम उद्योग के लिए कि कालीन उद्योग के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? तो जो आपका सोनभद्र है कोयला खदान के लिए आपका फेमस हो जाता है। किसके लिए? कोयला खदान के लिए आपका फेमस हो जाता है। जो कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र आपका कौन सा होता है? सोनभद्र ही होता है, जो कि कोयला उत्पादन सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है उत्तर प्रदेश में। और आपको एक बात और बता दें कि जो सोनभद्र को क्या बोलते हैं? तो जो ऊर्जा की राजधानी अगर आपसे पूछ रहा है किस ज़िले को बोलते हैं, तो आपको याद रखना है ऊर्जा की राजधानी सोनभद्र को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो जो आपका सोनभद्र है मतलब खनिज क्षेत्र में सबसे बड़ा आपका क्षेत्र माना जाता है। तो ऊर्जा की राजधानी क्या है? तो आपको याद रखना है सोनभद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला खदान, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है कि गुलाब है कि चमेली है कि सूरजमुखी?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कमल इसका मतलब राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा। किस देश का? तो आपको बता देना है भारत का। किस देश का? तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा? कमल। और वहीं पर हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय पुष्प है किस वर्ष घोषित किया गया था, मतलब कि कमल ही है। तो आपको बता दें 1950 में राष्ट्रीय पुष्प कमल को 1950 में घोषित किया गया था कि राष्ट्रीय पुष्प भारत का कमल ही होगा। किस वर्ष? तो आपको सन याद करके जाना है 1950 में। किस वर्ष? 1950। और जो आपका कमल है, कमल किसका प्रतीक है? तो आपको बता दें पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है कमल। किसका प्रतीक माना जाता है? तो जो आपका सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है कमल। जो कि आपको बता दें कि कमल जो है भारत की संस्कृति धरोहर का एक हिस्सा है। तो राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा आपका? कमल हो जाएगा, जो कि 1950 में इसे मतलब अपनाया गया था, मतलब घोषित किया गया था कि राष्ट्रीय पुष्प कमल ही होगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? उत्तर प्रदेश में हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? प्रयागराज थी कि कौशाम्बी थी कि मथुरा थी कि वाराणसी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हर्षवर्धन की राजधानी थी क्या थी? तो आपको याद रखना है कौशाम्बी। क्या थी? तो जो हर्षवर्धन की राजधानी थी क्या थी? तो आपको याद रखना है कौशाम्बी। और कौशाम्बी की बात करें तो 7वीं सदी में, मतलब कौन सी सदी में? तो 7वीं सदी में मतलब हर्षवर्धन की राजधानी को कौशाम्बी बनाया गया था। और जो आपका हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन की बात करते हैं तो इनका शासनकाल कब से लेकर कब? तो आपको याद रखना है 600 ईसा पूर्व से लेकर 647 ईस्वी तक था। किस वर्ष से लेकर किस वर्ष? तो आपको 606 से लेकर 647 ईस्वी तक था। जो कि जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी आपके किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको याद रखना है गंगा नदी। किस नदी के किनारे कौशाम्बी बसा है? तो गंगा नदी। और वहीं पर वाराणसी देखते हैं तो वाराणसी भी आपका गंगा नदी। और जो प्रयागराज है, प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम है, मतलब कि संगम मतलब गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियाँ यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए प्रयागराज को संगम के नाम से जानते हैं, जो कि धार्मिक स्थल माना गया है प्रयागराज में। और प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज में आपका हर 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है मेला। तो आप लोग इसको भी याद कर लेना है कि जो प्रयागराज है 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है और 6 वर्ष में आपका क्या लगता है? अर्ध कुंभ मेला लगता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद करके जाना है। दोस्तों आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपको बता दें कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग एक कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका 10 नंबर। अभी 5-6 क्वेश्चन और बचा है, तो आप लोग जाना नहीं है। अभी हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं आज की इस वीडियो में, तो आप लोग पूरा देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो जो आपका पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 15 अगस्त 1947 को कि 26 जनवरी 1950 कि 26 नवंबर 1949 कि 15 अगस्त 1948? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, जो कि गणतंत्र दिवस मनाया गया। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? 26 जनवरी 1950, मतलब ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? तो जो आपका गणतंत्र दिवस सबसे पहला आपका मनाया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। और आपको बता दें 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है गणतंत्र दिवस, जो कि आपको यहाँ क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस। और 15 अगस्त की बात करते हैं तो 15 अगस्त को आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और आपसे अगर हम प्रश्न पूछते हैं कि भारत के पहले आपका राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं? तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950 में बने थे। किस वर्ष बने थे? तो आपको बता दें जब भारत का पहला गणतंत्र दिवस आपका मनाया गया था, उसी टाइम भारत के मतलब पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में बने थे। किस वर्ष? 1950 में बने थे। और आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया है? तो
26 जनवरी 1950 में आपका गणतंत्र दिवस मनाया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश में मेरठ किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो आपका मेरठ शहर है, मेरठ किस नदी के किनारे बसा है, गंगा की, यमुना की, काली नदी की, रामगंगा। तो जो आपका मेरठ शहर है, मेरठ किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको बता देना है यमुना। किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको याद रखना है यमुना नदी के किनारे आपका बसा है। और आपको बता दें कि जो मेरठ शहर है, मेरठ मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बता दें कि जो खेल के सामान बनते हैं, मतलब कि गेंद, बाल, वो क्या सॉरी जैसे गेंद हो गया, विकेट हो गया, आपका बैट हो गया, मतलब सभी जो खेल के सामग्री होते हैं कहाँ पे ज़्यादातर बनता है, तो आपको बता देना है मेरठ। मतलब मेरठ आपका किसके लिए फेमस हो जाता है, तो जो खेल के सामग्री का उद्योग है उसी के लिए फेमस हो जाता है आपका मेरठ। जो कि मेरठ कहाँ पर पड़ता है, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जो कि मेरठ है। मेरठ किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको याद रखना है यमुना नदी के किनारे बसा है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा। तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर की, बंकिम चंद्र चटर्जी की, सरोजिनी नायडू की, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो किसने लिखा था राष्ट्रीय गीत को, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। और अगर हम आपसे पूछते हैं कि जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम किस वर्ष लिखा गया था, तो आपको याद रखना है मतलब किस वर्ष, तो आपको याद रखना है 1870 में। किसने लिखा था, तो आपको याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी। और जो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इनके उपन्यास का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है आनंद मठ। क्या है, तो आपको याद रखना है आनंद मठ। और वहीं पर हम पूछते हैं कि जो आनंद मठ है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो आपको याद रखना है 1882 में। किस वर्ष, जो कि आपका बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ को किस वर्ष, तो आपको याद रखना है 1882 ईस्वी में आपका आनंद मठ को, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास हो जाता है। और अगर आपसे पूछता है कि वंदे मातरम जो कि किस वर्ष लागू किया गया था, तो आपको याद रखना है 1870। किस वर्ष, 1870 में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर का संबंध किस धर्म से है। तो जो आपका कुशीनगर का संबंध किस धर्म से है, हिंदू धर्म से, कि बौद्ध, की जैन, की सिख। तो कौन सा धर्म हो जाएगा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, कौन सा धर्म हो जाएगा। तो जो आपका कुशीनगर है, कुशीनगर में कौन सा धर्म है, तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कि जो बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और बात करते हैं कि जो कुशीनगर है, कुशीनगर जो कि 443 ईसा मतलब 83 ईसा पूर्व में बुद्ध को महानिर्वाण के मतलब हुआ था। किस वर्ष हुआ था महानिर्वाण, तो आपको याद रखना है 483 ईसा पूर्व में आपका बुद्ध को महानिर्वाण हुआ था। और अगर हम आपसे पूछते हैं कि बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो कुशीनगर है, कुशीनगर की बात करें तो जो बौद्ध तीर्थ है स्थल, और इन यूनेस्को के साइड मतलब यूनेस्को के साइड में आपको मतलब इनको शामिल किया गया है। तो जो कुशीनगर का संबंध है किस धर्म से संबंधित हो जाता है, तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म से। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है जो हम आपसे पूछे हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है, भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण, क्या लिखा है, प्रसारण कब शुरू हुआ। तो जो भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ है, 1920 में, कि 1927 में, कि 1930 में, कि 1935 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता देना है 1927 में। किस वर्ष,
तो आपको याद रखना है, यहाँ 1 मिनट, तो आपको याद रखना है जो भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण हुआ था किस वर्ष हुआ था, तो प्रसारण आपका हुआ था 1927 ईस्वी में। किस वर्ष? 1927 ईस्वी में बॉम्बे और कोलकाता के बीच आपका शुरुआत किया गया था रेडियो का। और आपको बता दें कि जो AIR है, मतलब AIR का मतलब फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें ऑल इंडिया रेडियो, मतलब A से हो जाएगा ऑल, I से होगा इंडिया, R से होगा क्या, तो आपको याद रखना है रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो की बात करें, स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1936 में। किस वर्ष हुआ था, तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में। और पहली बार रेडियो का प्रसारण कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1927 में बॉम्बे और कोलकाता में आपका शुरुआत हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो जो आपका उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 1920 में कि 1922 में कि 1925 में कि 1927 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है किस वर्ष मतलब कांड हुआ था, तो आपको याद रखना है 4 फरवरी, किस वर्ष, 4 फरवरी 1922 में। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में आपका चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, तो आपको याद रखना है तारीख और डेट दोनों याद करके जाना है, क्योंकि कभी कभी तारीख भी पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है 4 फरवरी 1922 में। और आपसे अगर पूछे कि चौरी चौरा जो कांड है कहाँ पे हुआ था, तो आपको बता देना है गोरखपुर। कहाँ पर, तो आपको याद रखना है गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ था, जो कि आपको बता दें कि जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग मतलब असहयोग आंदोलन के दौरान मतलब चौरी चौरा कांड हुआ था। किस वर्ष हुआ था, 4 फरवरी 1922 में। किस वर्ष, 1922 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको डेली की तरह 15 क्वेश्चन लेकर आए थे जीके जीएस। तो आशा करते हैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत जानकारी मिला होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। और आपको बता दें कि अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, मतलब किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए, मतलब जीके जीएस चाहिए कि स्टैटिक जीके चाहिए कि आपका हिंदी हो गया, मतलब कोई भी मतलब कुछ भी डाउट होगा आप लोगों को, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बता देना। क्योंकि हम आपको बता दें कि अभी आपको हम सिर्फ जीके जीएस की क्लास दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए हम आपको पूरा प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो आप लोगों से सॉरी, तो आप लोग चैनल पर बने रहें। हमारा जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है हम आप लोगों को कंटिन्यू आपको वीडियो और तैयारी करवाएंगे अच्छे तरीके से। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन में मतलब जीके जीएस इसी तरह के कंटेंट हम आपको लेकर आएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।